नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ KB सिंह में। दोस्तों, देश हित में शिक्षा बिल्कुल फ्री नोट्स। दोस्तों, आज मैं आपको SST के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज़ लेके आया हूं, जो कि CTET, UP TET, MP TET सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम है। चीन और भारत की मध्य की रेखा का नाम है, तो क्या नाम है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। और आज मैं आपको व्याख्या सहित बताऊंगा। जैसे दोस्तों, आप जानते होंगे भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। इस रेखा का निर्धारण आप समझ लीजिए 1914 ईस्वी में शिमला में मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और डुरंड हो गया भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। और साथ ही में आपका रेडक्लिफ है, तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा की रेखा है। तो आपको मैंने तीनों रेखाओं के बारे में बता दिया, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो चीन और भारत के मध्य की रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ओके, तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बताता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप जानते ही होंगे कि जब 86वां संशोधन हुआ था, 86 संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, तो देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी तथा इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? 21A। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा प्रगतिशील शिक्षा पद्धति। तो क्या होती है प्रगतिशील शिक्षा पद्धति? बाल केंद्रित होती है। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति क्या होती है? बाल केंद्रित होती है। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधि आदि सभी बालकों के अनुकूल होते हैं ताकि बच्चों को आसानी से बोध हो सके तथा अधिगम प्रक्रिया तेज हो सके। तो किसके अधीन होते हैं? बाल केंद्रित। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है बाल केंद्रित। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों, आप लोग कमेंट भी करिएगा कि ये सीरीज कैसी लगी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? शिक्षा को संविधान के किस संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में डाला गया? तो ऑप्शन ए है 15वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 21वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 45वें संविधान संशोधन। तो किसके अंतर्गत समवर्ती सूची में डाला गया? आप लोग भी अपने उत्तर जो है कमेंट में करते रहें, कमेंट बॉक्स में देते रहें। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाढ़ तथा माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन में। आइए आपका अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोल्शेविक क्रांति के नायक थे। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, लेकिन देखने में एक टिपिकल भी है। पता नहीं आप में से कितनों ने इनका नाम सुना है या नहीं सुना है। बोल्शेविक क्रांति के नायक थे। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है लेनिन,
ऑप्शन सी है माओ, ऑप्शन डी है स्टालिन। तो कौन थे बोल्शेविक क्रांति? तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति क्या है? बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत 7 नवंबर 1917 को रूस में हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। इस क्रांति के नेता या नायक, नेता का या नायक कर लीजिए, लेनिन थे। कौन थे? लेनिन थे। इसे रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। किस क्रांति के नाम से? तो देखिए, एक ही प्रश्न के उत्तर से कई उत्तर आपको मिल गए। किस क्रांति के नाम से? रूसी क्रांति के नाम से। और कहाँ पर एक क्रांति शुरुआत हुई थी? तो रूस में शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? रूस में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। एक ही प्रश्न को आप देखेंगे, कई उत्तर एक ही प्रश्न से आपको मिलेंगे। आइए आगे चलते हैं। मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है। मांग और पूर्ति का संप्रत्यय संबंधित है राजनीति शास्त्र से, ऑप्शन बी है इतिहास से, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी है समाजशास्त्र से। तो किससे संबंधित है? मांग एवं आपूर्ति का संप्रत्यय अर्थशास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से। मांग और आपूर्ति में सीधा संबंध होता है, अर्थात मांग बढ़ने पर आपूर्ति क्या होती है? बढ़ जाती है, तथा मांग घटने पर आपूर्ति घट जाती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उज्जैन नगरी बसी है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, उज्जैन में बहुत बड़ा कांड हुआ विकास दुबे वाला। वहाँ पर सरेंडर किया गया कि पकड़ा गया, भगवान जाने। लेकिन उज्जैन नगरी बसी है, तो आप जानते हैं कि एमपी में है। अब पूछ रहा है बसी है किस नदी के किनारे बसी है? नर्मदा के किनारे, सतलज के किनारे, ताप्ती के किनारे, सिप्रा के किनारे। तो किसके किनारे बसी है? उज्जैन नगरी। उज्जैन नगरी आपकी बसी है सिप्रा के किनारे। और उज्जैन नदी के तट पर कुंभ स्नान का आयोजन भी किया जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे उज्जैन के बारे में पूछ रहे, महाकाल की नगरी किसे कहा जाता है? तो उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन किस प्रदेश में बसा है? तो मध्य प्रदेश में उज्जैन है। किसके किनारे स्थित है? सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दलहन फसल नहीं है? चना, मूंग, मखाना, अरहर। तो कौन सा दलहन फसल नहीं है? चना, मूंग, मखाना, अरहर। तो इसमें आप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने रखा है। चना, मूंग, अरहर तो आपका दलहनी फसल हो जाएगा, और मखाना आपका क्या होगा? नहीं होगा। मखाना आपका दलहनी फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता की गुफा स्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इस गुफा का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? गुप्त शासकों के द्वारा। और कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया करने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया करने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी को, ऑप्शन बी है राजीव गांधी को, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव को, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी को। तो जहाँ तक मेरा राय है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पीवी नरसिम्हा राव को दिया जाता है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय उदारीकरण की प्रक्रिया का श्रेय दिया जाता है। अब इनके शासनकाल में वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलें। आइए अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है। मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था। तो मराठा शासक शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1605 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1627 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1680 ईस्वी में। तो कब हुआ था? मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी का जन्म
27 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी के माता का क्या नाम था? शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई तथा पिता का नाम था शाहजी भोसले था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादा कोंडदेव तथा धार्मिक गुरु रामदास जी थे। तो ये सब भी जानना बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। बताइए, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है। तो सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ है? सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होगा? परिवार का अध्ययन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पर्यावरण का अध्ययन। ऑप्शन सी है समाज का अध्ययन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? सामाजिक अध्ययन मतलब हो गया समाज का अध्ययन। ऑप्शन सी राइट आंसर। समाज का अध्ययन, किसका अध्ययन हो गया? समाज का अध्ययन। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समाज का अध्ययन हम करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इस प्रकार है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन अध्यापक निर्माता है। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक जो होता है वो निर्माता है। तो किस चीज़ का निर्माता होगा? तो बताइए आप लोग भी कमेंट करते रहिए और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है। किसका निर्माता है? राष्ट्र का। क्यों है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा अध्यापक बालकों में लोकतंत्र की भावना, एकता की भावना, सौहार्द आदि की भावना का विकास करता है, जो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक निर्माता है किसका? राष्ट्र का। ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आगे चलते हैं हम। समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। किसे माना जाता है? समाज की प्रयोगशाला किसे माना जाता है? बताइए। समाज की प्रयोगशाला इतिहास को कहा जाता है, क्योंकि इतिहास के द्वारा समाज की संरचना एवं इसके विकास के क्रम को समझा जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए छात्रों का हालचाल पूछकर। देखिए सीटेट का ही क्वेश्चन है, ये पूछा गया है सीटेट में। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे अध्यापक कक्षा में जाएं तो उनको शुरुआत करते हुए उन्हें किस चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए? मतलब छात्रों का हालचाल पूछकर, या पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, या नए पाठ की घोषणा कर, या नए पाठ के विषय वस्तु से प्रश्न पूछकर। तो आप लोग बताइए। प्रश्न दोबारा देख लीजिए। अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए, तो किस चीज़ से प्रारंभ करना चाहिए? पूर्व ज्ञान से। मतलब बच्चे को पहले से क्या आ रहा है उसी से जोड़ करके उनको अपने कक्षा का शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। तो पूर्व ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। तो ग्लोब का तो बहुत ही बड़ा योगदान है भाई सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में। ऑप्शन ए कह रहा है दिन रात का प्रत्यय समझाने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, ये भी सही है। स्थल जल का अनुपात बताने हेतु, ये भी सही है। दिन रात का प्रत्यय समझाने हेतु, ये भी सही है। तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपरोक्त सभी हो गया। अगला प्रश्न आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? चलिए बताइए। बॉक्साइट, एल्युमिनियम, अपभ्रक विद्युत, कोयला, पेयजल, बलुआ पत्थर, भवन निर्माण। तो कौन सा सही युग्म नहीं है? तो कोयला, पेयजल। कोयला किसी प्रकार से पेयजल से संबंधित नहीं होता। यह अन्य विकल्पों में बॉक्साइट एल्युमिनियम के अयस्क के रूप में है, अपभ्रक विद्युत के कुचालक के रूप में है, तथा बलुआ पत्थर भवन निर्माण के रूप से संबंधित है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोयला, पेयजल। ऑप्शन सी राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से
कौन वर्षण का रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वर्षण का रूप नहीं है? वर्षा, ओस, हिमपात, आंधी। तो कौन सा नहीं होगा? वर्षा देख लीजिए, ओस, हिमपात, आंधी। तो वर्षा, ओस, हिमपात ये तीनों वर्षा से संबंधित ही हैं, लेकिन आंधी जो है आपका वो हवाओं के तेज गति से बढ़ने को कहते हैं। तो आंधी आपका अलग है, वर्षण का रूप नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल पाया जाता है नदियों में, अंटार्कटिका में, महासागर में, झीलों में। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जल आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी के कुल 2/3 भाग पर जल उपस्थित है। इनमें से मात्र 2.5% जल ही पीने योग्य है, जो झरनों, नदियों तथा झीलों में पाए जाते हैं। से सभी जल महासागरों में पाए जाते हैं, जो खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है या सबसे विशाल है? इसमें अनेक देशों के संविधानों से प्रावधानों को लिया है या लचीला है? उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता है तो यह सबसे विशाल है, सही है। इसमें अनेक देशों के संविधान से प्रावधानों को लिया है, ये भी सही है। या लचीला है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारतीय सेना के 3 अंगों का प्रमुख होता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कौन होता है? बताइए। सबसे ऊपर दिख रहा है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मैं समय दे रहा हूँ आप लोगों को भी, आप लोग भी अपने कमेंट करते रहिए। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी है मेघालय में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, गोवा में। तो एकमात्र क्रियाशील, भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? बैरन है, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट। इस ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन। पूछा जा सकता है कि क्या नाम है, क्रियाशील है जो ज्वालामुखी, तो बैरन। प्रजातंत्र को जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लिंकन ने प्रजातंत्र की परिभाषा इस प्रकार दी है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब्राहम लिंकन के विषय में आप पढ़िएगा, बहुत ही संघर्ष किया है इन्होंने राष्ट्रपति तक पहुंचने के लिए। ये वकील भी थे और जंगल में एक कुटिया में रह कर के पढ़ाई करते थे। इनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वाकई में इस व्यक्ति ने बहुत ही संघर्ष किया है और बहुत ही संघर्ष के द्वारा ये पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था? सेलुलर जेल, तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा सेलुलर जेल। तो सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जाना था। किसके नाम से? काला पानी के नाम। वह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और अंग्रेजी शासनकाल में यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। अंग्रेजी शासन काल में किसको रखा जाता था? कैदियों को रखा जाता था। तो काला पानी, ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम के समय ध्यान से उतर जाता है। अब किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है? तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ऊँट आप लोगों ने देखा ही होगा, जानते ही होंगे। आइए आगे चलते हैं। सती प्रथा को समाप्त कराने में किन की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो केशव चंद्र सेन की, राजा राम मोहन राय की, D.K. कर्बे की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो किसकी थी? राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, बौद्ध धर्म भारत से निकलकर किन देशों में गया? जापान, चीन, कोरिया, ये सभी। तो बौद्ध धर्म जब भारत से निकला, और बौद्ध धर्म के बारे में आप जानते ही होंगे कि गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अनेक देशों, चीन, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि में अपने शिष्यों को भेजे। बुद्ध के इन कार्यों को मौर्य शासक अशोक ने आगे बढ़ाया था। तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन
डी इज राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है श्रीहरिकोटा में, पोखरण में, चांदीपुर में, तांबे में। तो कहाँ पर किया गया? आप लोग भी फटाफट आंसर देते रहिए। तो कहाँ किया गया था? पोखरण में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, किस चीज़ से संबंधित थे भाई? तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। तो किससे संबंधित थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित थे। इनका संबंध कहाँ से था? बनारस घराने से था। मान लो यदि पूछ लिया तो आप बता देना। और इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, कौन थे? ऑप्शन ए है वात्स्यायन, चाणक्य, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, चाणक्य यहाँ होगा, चाणक्य, पराशर, कणाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे और चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था। कभी कभी देखिए प्रश्न में पूछ लिया जाता है एक ही लाइन में कि चाणक्य का मूल नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। तो देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बने, आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था और इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था और चाणक्य ने ही राजनीति पर आधारित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की। अब इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता था। मतलब यदि पूछ लिया जाए मैकियावेली किसे कहा जाता था, दे दिया जैसे चाणक्य को, अकबर को, बीरबल को, तो चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चाणक्य को। तो दोस्तों आप बताइएगा हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा और प्रयास करिएगा कि प्रश्नों के पहले आप उत्तर को अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ऑल बटन पर क्लिक करें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।